हेलो दोस्तों, आप सभी को अंकित आर्ट क्लास में स्वागत है। तो आप सभी देख सकते हैं कि जैक बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 क्लास 12 सब्जेक्टिव जियोग्राफी भूगोल VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। तो इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी देखिए किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दें जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रवास और अपकर्ष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रवास और अपकर्ष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रवास जब लोग किसी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं तो इसी को प्रवास कहते हैं। अपकर्ष किसी वस्तु, समाज, संस्कृति या क्षेत्र के धीरे धीरे गुण, क्षमता या महत्व को का काम होना ही अपकर्ष कहलाता है। उसके बाद देखिए व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं। तो व्यापार संतुलन से क्या समझते हैं, किसी देश के द्वारा विदेशी को बेचे गया सामान निर्यात और विदेश से खरीदे गए सामान आयात के मूल्य के अंतर ही व्यापार संतुलन कहलाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, कर्तन और दहन कृषि को परिभाषित कीजिए। तो कर्तन और दहन कृषि को परिभाषित कीजिए दोस्तों। तो कर्तन और दहन कृषि एक ऐसी परंपरागत कृषि है जिसमें जंगल को काट कर जलाया जाता है, राख भूमि उपजाऊ बनाती है और कुछ समय बाद किसी नई जगह पर चले जाते हैं और इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं और इसको झूम खेती कहते हैं, झूम खेती भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलाप से क्या समझते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप उसे कहा जाता है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को घर पर ही छोटे पैमाने पर तैयार किया जाता है, जैसे चटाई बनाना, टोकरी बनाना, खनन करना इत्यादि शामिल हैं। द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहा जाता है, जो कच्चे माल के बदल कर नया उत्पाद में बनाया जाता है, उसी को द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे गन्ना से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, लकड़ी से कागज बनाना इत्यादि शामिल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, संचार से आप क्या समझते हैं। तो संचार उसे कहा जाता है जो सूचना, विचार, संदेश या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं को आदान प्रदान को ही संचार कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, पर्यटन से आप क्या समझते हैं। 2023 और 2025 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो पर्यटन उसे कहते हैं जो मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार, धार्मिक या चिकित्सा के उद्देश्य से किसी स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना और वहां के कुछ समय ठहरना ही पर्यटन कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धात्विक खनिज उसे कहा जाता है जिसमें खनिज से धातु प्राप्त होता है। यह सामान्यतः कठोर, चमकीले, भारी होते हैं। धात्विक खनिज में लोहे, तांबा, सोना, एल्युमिनियम इत्यादि शामिल होते हैं दोस्तों। उसके बाद धात्विक खनिज उसे कहा जाता है जिसमें धातु प्राप्त नहीं होता। इनमें नरम, कम चमकीले और हल्के होते हैं, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, नमक, संगमरमर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, भूमध्य सागर की कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो भूमध्य सागर की कृषि में किस प्रकार के फसलें उगाई जाती है। तो भूमध्य सागर के फसलें कृषि में भूमध्य सागर की कृषि में खट्टे रसेदार फसल उगाई जाती हैं, जैसे अंगूर, नींबू, संतरे, मौसम्बी इत्यादि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 39, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय व्यापार उसे कहा जाता है जिसके अंतर्गत अपने ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आदान प्रदान करना, जैसे झारखंड से विभिन्न स्थानों पर कोयला आदान प्रदान किए जाते हैं। यह राष्ट्रीय व्यापार है दोस्तों।
उसके बाद देखिए, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसे कहा जाता है जो एक देश से दूसरे या अन्य देश में वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे रूस और भारत तेल को मंगाता है, जैसे भारत रूस से तेल मंगाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए दोस्तों, खंड भी लघु उत्तरीय प्रश्न जो किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के अधिकतम 150 शब्दों में जो आप लोग के 18 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन को देना है आपको दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है कि संचार सेवा क्या है, यह किस प्रकार पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। जो 2020 और 2025 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो संचार सेवा क्या है, यह किस प्रकार पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है। संचार सेवा वह प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना, विचार और संदेश पहुंचाता है। इसमें डाक सेवा, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न जैसी सेवाएं शामिल हैं दोस्तों। उसके बाद संचार सेवा ने विश्व को अत्यधिक प्रभावित किया है, कि संचार सेवा ने विश्व को अत्यधिक प्रभावित किया है। इसके माध्यम से सूचना पूरे विश्व में क्षण भर में ही फैल जाती है, जिससे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों में तेजी आई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है और लोगों को आपस में जोड़ दिया है। आज संचार सेवा ने पूरे विश्व को एक लंबे ग्लोब गांव में बदल दिया है दोस्तों। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 41 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 41 कि सड़क परिवहन के 3 लाभ बताइए। तो सड़क परिवहन के 3 लाभ बताइए। तो पहला, कम दूरी के लिए सबसे सुविधाजनक। कम दूरी के लिए सबसे सुविधाजनक। गांव से शहर या शहर से कस्बे तक सामान और यात्रियों को जल्दी और आसानी से पहुंचाया जा सकता है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2, घर घर सेवा। सड़क परिवहन सीधे घर से गंतव्य तक पहुंचाया जाता है, जिसमें माल को बार बार लोड एवं अनलोड नहीं करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, कम लागत और लचीलापन। छोटी दूरी पर यह सस्ता पड़ता है। किसी भी समय और किसी भी रास्ता से यात्रा और या माल का ढुलाई किया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है। 42 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 की वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण उपाय के सुझाव दीजिए। तो वाहनों के धुएं में कम करना, वाहनों के धुएं को कम करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, वहाँ की नियमित सर्विसिंग करें और इलेक्ट्रॉनिक सीएनजी को बढ़ावा दें। उसके बाद देखिए दोस्तों, औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण। कारखानों में चिमनियों पर फिल्टर, स्क्रबर और आधुनिक तकनीकी लगाया जाए ताकि कारखाने से धुआं कम निकले। उसके बाद हरित क्षेत्र को बढ़ाना। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, क्योंकि पेड़ प्रदूषण को अवशोषित करते और वायु को शुद्ध बनाते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाकर प्रदूषण को कम किया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं का वर्णन करें। तो ग्रामीण बस्तियों आज भी कई मूलभूत समस्याओं का सामना कर रही है। इनमें प्रमुख समस्या सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। कई गांव में अभी भी पक्के सड़कें नहीं हैं, जिससे आवागमन की कठिनाइयां होती है। शिक्षा सीमित होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। रोजगार की अवसर कम होने के कारण लोग शहर की ओर पलायन करते हैं। इसके अलावा कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, सिंचाई में कमी और प्राकृतिक आपदाएं किसानों को प्रभावित करते हैं। स्वच्छ शौचालय, पेयजल और संचार सेवाओं की कमी भी जीवन को कठिन बनाती है। इसी के कारण से गांव की समस्या हमेशा रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 44, झूम कृषि से आप क्या समझते हैं।
तो झूम कृषि से क्या समझते हैं? झूम कृषि झूम कृषि झूम कृषि स्थानांतरण या रोपोखरण भी कहा जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में की जाने वाली पारंपरिक खेती इसे किसी जंगल में एक छोटा भाग को काटकर जलाकर खेत का निर्माण करते हैं। कुछ वर्षों तक इस भूमि पर खेती करने के बाद जब भूमि की उर्वरता कम हो जाती है तो इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर ऐसे ही खेती करते हैं। इसी को झूम खेती कहते हैं। यह मुख्यतः उत्तरी पूर्वी भारत, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मणिपुर शामिल है जो इस क्षेत्र में किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों कि वर्षा जल संरक्षण की 3 विधियां बताइए। तो वर्षा जल संरक्षण की 3 विधियां बताइए। तो वर्षा जल संरक्षण की 3 विधियां निम्नलिखित हैं दोस्तों। तो पहला, छतों पर वर्षा जल संचयन। घर, स्कूल या भवन के छत पर गिरने वाले वर्षा को पाइप की सहायता से टैंक या भूमिगत टंकी में संग्रहित किया जा सकता है। यह पानी का उपयोग घरेलू कामों और बागानों में किया जा सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, सोख्ता गड्ढा बनाना। वर्षा जल को जमीन में रिसने के लिए सोख्ता गड्ढा या कुएं बनाए जाते हैं। इससे भूजल का स्तर बढ़ता है और अंदर कुएं का पानी बना रहता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, चेक डैम या तालाब बनाना। गांव में छोटे छोटे चेक डैम, तालाब और बांध बनाए जाते हैं ताकि वर्षा जल रूप का जमीन में समा के और कृषि के लिए पानी उपलब्ध रहे। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46, जनानकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं को लिखे। तो जनानकीय संक्रमण की 3 अवस्था। तो जनानकी प्रथम अवस्था, इस अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है। जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी होती है और स्वास्थ्य सुविधा में कमी होती है। जिसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है और बहुत धीमी होती है जिसमें स्वास्थ्य सुविधा की कमी, कुपोषण रोग और महामारी अधिक पाई जाती हैं। क्योंकि जब जन्म दर उच्च और मृत्यु दर भी उच्च रहेगा तो जनसंख्या में धीमी होगी। उसके बाद द्वितीयक अवस्था, उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर। इस अवस्था में जन्म दर अभी भी अधिक रहती है लेकिन स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आती है। पॉइंट नंबर 3, तृतीयक अवस्था, घटती जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। जन्म दर में कमी होती है और मृत्यु दर बहुत कम स्तर पर स्थिर हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारणों को लिखें। तो 3 भौगोलिक कारक निम्नलिखित हैं दोस्तों। तो जलवायु कि मध्यम एवं अनुकूल जलवायु के क्षेत्र में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अधिक गर्म, ठंड या शुष्क क्षेत्र में, रेगिस्तान, हिमालय में जनसंख्या घनत्व कम होती है दोस्तों। जहाँ पर मध्यम अनुकूल जलवायु रहता है वहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। स्थल रूप, समतल भूमि वाले क्षेत्र जैसे मैदान में बसना आसान होता है इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होती है। मृदा की उर्वरता, उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र जैसे गंगा, जमुना, दोआब कृषि के लिए अनुकूल होते हैं इसलिए लोग यहाँ अधिक बसते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों सेक्शन सी, खंड सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में दें जो आप लोग का 20 नंबर के होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है कि ग्रामीण अधिवासों के किन्हीं 5 प्रतिरूपों को विवेचना करें। तो ग्रामीण अधिवासों के किन्हीं 5 प्रतिरूपों का विवेचना करें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि ग्रामीण बस्ती अधिवासों के किन्हीं 5 प्रतिरूपों की विवेचना करना है। तो पहला, सघन या संकुलित अधिवास। तो सघन या संकुलित अधिवास में इस प्रतिरूप में घर आपस में
पास पास या समूह के रूप में बने होते हैं। उत्तर भारत के मैदानी भाग में यह प्रकार अधिक पाया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, विखंडित अधिवास। इसमें मकान एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्र या कम उपजाऊ वाले भूमि और बड़ी कृषि जोते इसके कारण होते हैं। उसके बाद रैखिक अधिवास, तो सड़क, नदी या घाटी के किनारे लंबी पंक्ति में बसे गांव रैखिक प्रतिरूप बनाते हैं, जो रैखिक अधिवास है। उसके बाद है वृत्ताकार अधिवास। तो वृत्ताकार अधिवास, इसमें घर गोलाकार में बसते हैं, जहां समांतर बीच में कुआं, तालाब या सार्वजनिक स्थान होता है। सुरक्षा के दृष्टि से इसका ऐतिहासिक उपयोग होता था दोस्तों। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5 कि चौक या तारा के आकार के अधिवास। तो चौक या तारा आकार के अधिवास यहाँ वहाँ बनते हैं जहाँ कई सड़कें या रास्ते मिलते हैं। यातायात या व्यापार की सुविधा के कारण यहाँ आबादी बढ़ती है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 की ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का रूस की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण रेल लाइन है, जो रूस की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसका मुख्य महत्व निम्नलिखित हैं दोस्तों। तो व्यापार और परिवहन के सशक्त माध्यम, यह रेलवे रूस में के यूरोपियन भाग को इसके एशियाई भाग से जोड़ती है। वस्तु, मशीनों, खनिजों, कृषि उत्पादों और औद्योगिक समानताओं को तेज और सस्ता परिवहन होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए उद्योगों के विकास में सहायक। तो साइबेरिया और सुदूर पूर्वी क्षेत्र में कोयला, लोहा, लकड़ी, तेल और गैस जैसी प्राकृतिक संसाधनों को उद्योग तक पहुंचाने में रेल लाइन अत्यधिक उपयोगी है। इससे खनन और भारी उद्योग को बढ़ावा मिला है दोस्तों। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 क्षेत्रीय संतुलित विकास कि पुरुष के साइबेरियन क्षेत्र पहले कि रूस के यहाँ पे रूस होता दोस्तों। तो रूस के साइबेरिया क्षेत्र पहले कम विकास वाले क्षेत्र था। इससे रेलवे लाइन ने इस क्षेत्र के उद्योग को, बाजार, रोजगार और शहरों को बढ़ाया है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा। यह रेलवे लाइन रेलवे लाइन मंगोलिया, जापान, यहाँ पे चीन होता है दोस्तों। यह रेलवे लाइन चीन, मंगोलिया, जापान और यूरोपीय देश तक संपर्क बढ़ाती है। यूरोप और एशिया के माल ढुलाई एक तेज और आर्थिक मार्ग प्रदान करती है। पॉइंट नंबर 5 जनसंख्या, बसावट और पर्यटन में वृद्धि। नई बसेवट की विकसित हुई, लोगों के लिए रोजगार और आवागमन आसान हुआ। साइबेरिया और रूस के पूर्वी हिस्से में पर्यटन भी बढ़ा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 विश्व व्यापार में सवेज नहर के योगदान का मूल्यांकन करें। तो विश्व व्यापार में सवेज नहर के योगदान के मूल्यांकन करें। तो सवेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर से को जोड़ने वाली विश्व के सबसे महत्वपूर्ण नौवान मार्गों में एक है। इसकी वैश्विक व्यापार में योगदान अत्यंत व्यापक है। इसके प्रमुख योगदान निम्नलिखित हैं दोस्तों। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 यूरोप एशिया के बीच भारी दूरी में कमी। सवेज नहर के बनने से यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी लगभग 7000 किलोमीटर तक कम हो गई है। इससे समय, परिवहन, ईंधन और परिवहन लागत में भारी बचत होती है। वैश्विक व्यापार तेज और सरल मार्ग दोस्तों। तो यह नहर एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार और सबसे व्यस्त मार्ग है। दुनिया का कुल समुद्री व्यापार का लगभग 12% इसी नहर से गुजरता है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 3 तेल और ऊर्जा परिवहन के मुख्य रास्ता दोस्तों। तो खाड़ी देशों के कच्चा तेल और गैस यूरोप तक पहुंचाने में सबसे तेज मार्ग प्रदान करती है। ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला
स्थिर रखने में इसका बड़ा योगदान है। पॉइंट नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी लागत में कमी। नहर के कारण व्यापार मार्ग छोटा होने से शिपिंग कंपनियों की खर्च घटता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेज और सस्ता हो गया है दोस्तों। पॉइंट नंबर 5, मिस्र के अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार। सवेज नहर शुल्क से मिस्र को भारी राजस्व प्राप्त होता है। यह क्षेत्रीय व्यापार, उद्योग और सेवाओं को बढ़ावा देती है दोस्तों। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 51 कि भारत में चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं को लिखिए। तो भारत में चाय उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं को लिखिए। तो भारत विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों में से एक है। चाय की खेती विशेष प्रकार की जलवायु और स्थलाकृति परिस्थितियों में ही सफल होती है। भारत में चाय उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित हैं दोस्तों। तो देखिए, जलवायु चाय के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु आवश्यक होती है, जिसमें औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद है वर्षा। तो चाय के पौधों को 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा वर्ष भर में समान रूप से होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों मिट्टी। तो चाय के लिए अम्लीय मिट्टी सबसे उपयुक्त है। इसकी दोमट, हल्की दोमट, जल निकासी वाली तथा कार्बनिक पदार्थ से भरपूर मिट्टी चाय उत्पादन के लिए बहुत आदर्श है दोस्तों। उसके बाद स्थल रूप। तो चाय की खेती जलंधर क्षेत्रों में अच्छी होती है, क्योंकि जल भराव नहीं होता है। 600 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र में इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह मुख्य रूप से असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी उत्पादन के लिए प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र हैं। उदाहरण: भारत में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और त्रिपुरा जैसे राज्यों में चाय के लिए उत्पादन अधिक की जाती है दोस्तों। तो ये आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबाइएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आप सभी को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मिलेगा।